दोस्तों ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर है क्या। पहला तो हमें ये जानना है कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है और जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। मतलब कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है कि गणना करना। फिर है कि कंप्यूटर क्या है वास्तव में। तो आइए इस फ्लो चार्ट से हम समझते हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर वह डिवाइस है जो क्या करती है, स्वीकार करती है। क्या स्वीकार करती है? कच्चे डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में स्वीकार करती है। कच्चे डाटा मतलब जो इंफॉर्मेशन अभी इतनी यूजफुल नहीं है, जिस पे वर्क करा जाना है और उसको यूजफुल बनाया जाना है, उसको इनपुट के रूप में ग्रहण करता है कौन? कंप्यूटर, वो डिवाइस। ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसका प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस में क्या है कि निर्देशों के आधार पर जानकारी को प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर वह डिवाइस है जो निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और फिर उसको प्रोसेस करता है उन निर्देशों के आधार पर कि वो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको प्रोसेस किस तरह से करना है। ये निर्देश बताएंगे ना, ये आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन जो इनपुट के रूप में दिए गए हैं वो बताएंगे कि उसको प्रोसेस किस तरह होना है। तो वो फिर क्या होगा कि वो प्रोसेस करेगा। फिर क्या करेगा? जो प्रोसेस की गई जानकारी है उसको आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करेगा कि जो आपने निर्देश दिया और जो आपने इनपुट दिया, जो यूजफुल डाटा था, उसको उसने प्रोसेसिंग की और प्रोसेसिंग करके जो बेस्ट जो कंटेंट या फिर बेस्ट इंफॉर्मेशन जो निकल के आई उस पर वर्क करने के बाद उसको आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। और फिर क्या करता है? वो स्टोर कर लेता है उस इंफॉर्मेशन को भविष्य के लिए कि अगर आपको कभी फिर से जरूरत पड़ी तो आप आके उसको फिर से देख सकें और उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को फिर से पा सकें। ऐसा ना हो कि आपको फिर से इनपुट देना पड़े और फिर प्रोसेसिंग हो, फिर आउटपुट आए, इतना लंबा प्रोसेस फिर ना करना पड़े, आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो एक हिसाब से कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट्स को स्वीकार करती है, फिर उन इनपुट्स और निर्देशों को स्वीकार कर उनको प्रोसेस करती है और उन निर्देशों के आधार पर प्रोसेस करने के बाद एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में प्रदान करती है और उसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर हम देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। अभी बहुत सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं कि कैसे कंप्यूटर काम करता है और कंप्यूटर के काम करने के तरीकों को जो तरीका है जिस पे कंप्यूटर काम करता है उसको आईपीओ साइकिल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आईपीओ साइकिल क्या है कि आईपीओ मतलब आई माने इनपुट, तो जो आई माने है उसका मतलब है इनपुट, पी माने प्रोसेसिंग और ओ माने आउटपुट, जो मैं अभी बता चुका हूं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है कि इनपुट के रूप में डाटा और इंस्ट्रक्शन को दर्ज किया जाता है या फिर ग्रहण करता है। फिर वो प्रोसेस करता है सीपीयू द्वारा। सीपीयू क्या करता है कि उस रॉ डाटा को प्रोसेस करता है, उस पर कैलकुलेशन करता है, लॉजिक अपना लगाता है, कैलकुलेशन करता है और फिर क्या हुआ? आउटपुट के रूप में जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको दिखाता है आउटपुट के रूप में। तो जो फिर आउटपुट क्या होता है कि जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन होती है वो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से दिखाई जाती है। फिर स्टोरेज आता है। स्टोरेज का क्या है कि भविष्य के लिए डाटा को सेव करना। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है? आईपीओ साइकिल पे काम करता है। आईपीओ माने आई माने इनपुट, पी माने प्रोसेसिंग और ओ माने आउटपुट। इनपुट ग्रहण करता है, प्रोसेसिंग सीपीयू करता है और आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये यही आप हिंदी में देख सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के बालक हैं मतलब जो हिंदी मीडियम के हमारे भाई लोग हैं वो इससे समझ सकते हैं कि आईपीओ चक्र क्या है। कि आईपीओ चक्र इनपुट के रूप में कार्य मतलब डेटा और इनपुट क्या है, मतलब डेटा और निर्देश को दर्ज करना, जैसे कीबोर्ड से टाइप करना या माउस से क्लिक करना, दोनों से हम कुछ इंस्ट्रक्शन है या निर्देश है हम उसको कंप्यूटर को दे रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं कि सीपीयू क्या करता है? उस पर डेटा पे कार्य करता है, गणना करता है, तुलना करना है, गणना तुलना और निर्णय का कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है और कंप्यूटर सीपीयू द्वारा उसको प्रोसेस किया जाता है। फिर आउटपुट के रूप में उपयोगी जानकारी को प्रदर्शित किया जाता है और फिर स्टोरेज के रूप में भविष्य के लिए डाटा को सहेजा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके दो मेन कंपोनेंट्स कौन है। तो जो कंप्यूटर है हमारा उसके दो मेन कंपोनेंट हैं, एक तो हो गया हार्डवेयर और दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं, वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम छू कर देख के छू सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब कि हार्डवेयर फिजिकल पार्ट है, वो भौतिक भाग हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे सीपीयू हो गया, हमारा माउस हो गया, माउस हमारे सामने रखा हो तो इसे हम छू सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया? हार्डवेयर पार्ट हो गया। कोई भी चीज कंप्यूटर की जो हम छू सकते हैं, जैसे माउस है छू सकते हैं तो हार्डवेयर पार्ट है। फिर हमारा मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड को आप निकालोगे उसको भी आप छू सकते हो। फिर हमारा दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, तार्किक निर्देश या फिर प्रोग्राम्स। अब हम आपको कोई निर्देश दें कि जाओ यहाँ पे कर ये काम कर लो जाके, कि जाओ आज कंप्यूटर की ये सारी वीडियोस देख लेना, कि इस क्लास के खत्म होने के बाद इन सभी वीडियोस को देख लेना। अब ये मेरी कही गई बात है, मेरी दिमाग में सोची गई एक बात है। ठीक, अब इसको तो आप छू तो नहीं सकते ना देख सकते हो, इस इंस्ट्रक्शन के एक निर्देश के तौर पर अपने दिमाग में बैठा सकते हो सुन के बस।
तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर भी क्या है, निर्देश हैं, जो हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब पार्ट होते हैं सॉफ्टवेयर का, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, इसको कहते हैं इंटेंजिबल, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कि विंडोज, एमएस वर्ड, क्रोम ब्राउजर हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एमएस वर्ड हो गया जिसपे हम वर्ड फाइल बनाते हैं, वो सब। रूल क्या है कि हार्डवेयर बॉडी है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा सोल है। सोल को हम नहीं छू सकते, हम ना देख सकते हैं, पर हम अपनी बॉडी को छू सकते हैं। तो वही चीज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ भी होती है। फिर अब हम समराइज कर लेते हैं जो इतनी देर में पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है। लैटिन शब्द कंप्यूट से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। हिंदी नाम क्या है इसका, संगणक। फिर हार्डवेयर क्या है, एक मशीन के रूप में कंप्यूटर और उससे जुड़े अन्य सभी उपकरण जिसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे हार्डवेयर। और फिर सॉफ्टवेयर क्या है कि कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश जो हमें बताते हैं कि उसे क्या करना है, कि कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो उसे बता रहे हैं कि उसे क्या करना है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। फिर हम कंप्यूटर की मूल संरचना पे डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर की मूल संरचना वास्तव में है क्या। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक, जितने भी कंप्यूटर हैं वो सामान्य तौर पर किसी एक मूल कार्य की संरचना को अनुसरण करते हैं या फिर फॉलो करते हैं, जिसमें क्या होता है कि कुछ इनपुट्स इकाई होती हैं जिनके माध्यम से इनपुट्स जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन और डाटा को कंप्यूटर को दिया जाता है। फिर उसके बाद सीपीयू होता है। सीपीयू क्या करता है कि उस इंस्ट्रक्शन और डाटा को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू आता है। और सीपीयू में भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 कंपोनेंट्स। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक। दूसरा हो गया है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसे कहते हैं एएलयू, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। और फिर हमारा जो तीसरी चीज है वो है आउटपुट डिवाइसेस, जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करती हैं। फिर हमारी चीज है द्वितीयक मेमोरी, मतलब एक तो ये हो गया। फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो क्या करती हैं, स्टोर करती हैं परमानेंटली इंफॉर्मेशन को। तो इन सभी कंप्यूटर की मूल संरचना ऐसी ही होती है कि एक इनपुट होता है, एक सीपीयू होता है जो प्रोसेस करता है, और फिर आउटपुट होता है जो प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन को, जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है, शो करता है। और फिर उसके बाद जो है हमारी द्वितीयक मेमोरी होती है। द्वितीयक मेमोरी क्या होती है, जो उन स्टोरेज को डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि उन जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है उसको जो है अपने में समाहित करती है या फिर रखती है फ्यूचर यूज के लिए। अब 3 कंपोनेंट्स पढ़े, इनपुट इकाई, सीपीयू और आउटपुट। अब इनपुट इकाई क्या है कि ये मशीन से संवाद करने के लिए, मशीन से बातचीत कैसे करें, इनपुट के माध्यम से करेंगे ना। हमको ये इंस्ट्रक्शन देना है कि ये, जैसे चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, अब हमको फोटो आपने डाल दी, आप चाहते हो कि फोटो में कुछ चीजें चेंज हो जाए, आपके बाल बड़े बड़े हो जाए, आपको देखना है कैसे लगता है, तो आप अपना इंस्ट्रक्शन डालें कि हाँ मेरे बाल इतने बड़े कर दो, फिर क्लिक किया तो इंस्ट्रक्शन गया, तब वो काम कर रहा ना। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है, वो संवाद करा रही है, हमारी बातचीत का एक माध्यम है। तो डेटा या निर्देश को कंप्यूटर में दर्ज कराने का एक माध्यम है क्या, इनपुट इकाइयाँ। जैसे कि माउस हो गया, ठीक, माउस के माध्यम से हम क्लिक करते हैं। अब हमारे मन में क्या चल रहा है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत सारे ऐप्स दिख रहे हैं, पर हमको क्या चाहिए कि कंप्यूटर क्या जाने, जब हम माउस को उठाएंगे, घुमा के वहीं पे क्लिक करेंगे, तभी तो पता चलेगा कंप्यूटर को कि अच्छा ये ऐप खोलना चाह रहा, वो चीज़। कीबोर्ड हो गया, अब हमको कौन सा निर्देश देना है, कीबोर्ड से टाइप करो। ट्रैक बॉल हो गया, जिसका उपयोग जो है डायरेक्शंस के यूज में होता है कि कौन से डायरेक्शन में आपको चीज़ें करनी है, गेम में कौन से डायरेक्शन में बढ़ना है। फिर स्कैनर हो गया, जो इसके माध्यम से कौन सा डाटा आपको फीड करना है। फिर जॉयस्टिक हो गई, लाइट पेन हो गया, वेब कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, डिस्गाइजर हो गया, MICR जिसे मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर कहते हैं, जो कार्ड को रीड करने में हेल्पफुल होता है। फिर हो गया हमारा बारकोड रीडर जिसे कहते हैं BCR। फिर हमारा तो OMR या फिर OCR ऑप्टिकल रीडर्स। तो इन सभी क्या है, ये इनपुट इकाइयाँ हैं जो हमें मशीन के साथ संवाद कराने में हमारी हेल्प करती हैं। और ये सभी इनपुट डिवाइसेस मैं अलग एक टॉपिक में कवर करूंगा, क्योंकि ये मास्टर प्लेलिस्ट है, इसमें कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से कवर की जाएगी। तो एनसीईआरटी फैक्ट क्लास 12 का मैंने जब पढ़ी तो उसमें एक एनसीईआरटी फैक्ट था, उसको मैंने इंक्लूड किया कि डाटा इंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइसेस, जो भी डाटा इंटर्ड होता है इनपुट डिवाइसेस से, वो टेम्परेली स्टोर्ड होता है प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसमें स्टोर होता है, जो इनपुट हम देते हैं टेम्परेली स्टोर होता है, समझे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करेंगे कि सीपीयू के बारे में। अभी हम सभी मेन कंपोनेंट्स का एक ओवरव्यू ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारी इन डेप्थ चीज़ें भी मिलेंगी। तो सबसे पहला है कि सीपीयू, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, क्योंकि वही तो प्रोसेस कर रहा। आपके सामने कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन हो रही तो आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा ना उसको। तो सीपीयू कंप्यूटर के लिए कौन प्रोसेस कर रहा, सीपीयू कर रहा, इसलिए वो क्या है, वो कंप्यूटर का ब्रेन है। कंप्यूटर का ब्रेन जिसे हम सीपीयू कहते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
इसको और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। और मैंने कहा था कि सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन-कौन से हैं? एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सीयू जिसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और फिर उसके बाद रजिस्टर जो कि मेमोरी यूनिट का भाग होता है, जो कि होते हैं रजिस्टर जो डाटा को स्टोर करते हैं टेम्परेरीली के रूप में, मतलब टेम्परेरी स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये क्या करती है? जो सीपीयू की ये यूनिट है, ये भाग है, ये क्या कर रहा है? तो ये क्या करता है? अरिथमेटिक और लॉजिक अपना लगाता है कि कभी कोई भी मैथमेटिकल चीजें आ रही, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब वो करेगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कोई भी लॉजिकल चीजें आ रही, लॉजिकल मतलब कि कंपेयर करना है कि कोई चीज बड़ी है या इससे छोटी है या इससे बराबर है, या फिर एंड नॉर गेट जैसे ऑपरेशंस को लगाना है, तो वो सब क्या करता है? एलयू करता है। फिर हमारा होता है सीयू कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या है कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कि सब चीज सही से चले, इसलिए कंप्यूटर का इसे मैनेजर भी कहते हैं, नर्व सिस्टम भी कहते हैं इसे। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को, कि जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सीक्वेंस में अच्छे से एग्जीक्यूट हो, इसको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। मैनेज करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करता है कि जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सही से अच्छे से चलें, सही से इंटरेक्ट करें सीपीयू के साथ, जिससे बेस्ट आउटपुट बेस्ट रिजल्ट दिया जा सके। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको इंटरप्रेट करता है, मतलब कि उनका व्याख्या करता है और गाइड करता है डाटा फ्लो को, कि डाटा फ्लो होगा, क्योंकि सीपीयू के प्रोसेस करने के लिए जो डाटा चाहिए वो रैम में स्टोर्ड है या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर्ड है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से रैम में आएगा, फिर सीपीयू में आएगा, तो उस पूरे डाटा फ्लो को अच्छे से मैनेज करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। फिर हम देखते हैं कि रजिस्टर्स क्या है? सीपीयू के अंदर सबसे फास्टेस्ट इंटरनल मेमोरी होती है रजिस्टर, और सीपीयू की स्पीड को मापा जाता है हर्ट्ज में या मिप्स में, जहां मिप्स का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, जिसमें मेन है हर्ट्ज, और फिर मिप्स मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। फिर सीपीयू का हमने देखा कि कंप्यूटर का एक मस्तिष्क है और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, तीन मुख्य भाग होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट गणितीय चीजें करता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक। तार्किक करता है, तुलना करता है, चयन करता है, मिलान करता है कि कौन सी चीज किससे मिलान खा रही है या फिर कौन सी चीज किससे बड़ी है छोटी है, ये सब चीजें, ये सब कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है कि सभी इकाइयों का नियंत्रण एवं प्रबंधन एवं डाटा एवं निर्देशों के आदान प्रदान की निर्देशित करता है। कौन? हमारा कंट्रोल यूनिट। फिर है मेमोरी यूनिट क्या करता है? डेटा निर्देश और सूचनाओं को संग्रहित करने का मुख्य क्षेत्र है हमारा क्या? मेमोरी यूनिट। और इसे प्राथमिक या आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, फिर आउटपुट इकाई, हमने देखा कि सभी जो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर जितने भी हैं वो तीन, उनके जो है एक बेसिक संरचना होती है कि एक इनपुट डिवाइस होता है, एक सीपीयू होता है, फिर एक आउटपुट इकाई होती है, फिर द्वितीय मेमोरी या फिर स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिसके माध्यम से वो प्रोसेस डाटा को स्टोर करते हैं। तो अभी तक हमने इनपुट इकाई देख लिया, सीपीयू के बारे में एक ओवरव्यू ले लिया और आउटपुट इकाई के बारे में भी जान लिया। अब हम आउटपुट इकाई के बारे में अभी नहीं जाना है, उसको जानेंगे, ठीक है। तो अब हम आउटपुट इकाई को देखते हैं कि आउटपुट इकाई क्या है। आउटपुट इकाई का आउटपुट इकाई का मुख्य काम क्या है कि परिणाम को प्रदर्शित करना, जो भी प्रोसेस डाटा हुआ है, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आई है, उसको दिखाना कि ये परिणाम आए हैं। तो प्रोसेस किए गए कार्य के परिणाम को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना किसका काम है? हमारा आउटपुट डिवाइसेस का काम है। ये परिणाम सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में, दोनों रूप में हो सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी मतलब कि जैसे मॉनिटर पे डिस्प्ले कर दिया गया कि अच्छा ये चीज़ें हैं, आप इसे देख लीजिए, ये परिणाम निकले हैं, तो वो हो गया सॉफ्ट कॉपी। बट उसका प्रिंट निकाल लें और अपने पास रख सकें, वो क्या है कि वो प्रिंटेड कॉपी जो आपके पेपर पे आएगी उसे कहेंगे हार्ड कॉपी। तो जो परिणाम है आउटपुट डिवाइसेस दो प्रकार के निकालती हैं, जैसे मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइस है वो आपका सॉफ्ट कॉपी निकालेगी, पर एक जो प्रिंटर है वो आपका हार्ड कॉपी जो है, आउटपुट डिवाइस जो है वो हार्ड कॉपी के रूप में परिणामों को प्रदर्शित करेगी, आउटपुट को प्रदर्शित करेगी। तो जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ठीक है, फिर हमारा प्रोजेक्टर हो गया, स्पॉटर हो गया, फिर हमारा स्पेस सिंथेसाइजर हो गया, प्रोजेक्टर स्पीकर हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं या आउटपुट इकाइयाँ हैं। फिर अब हम स्टोरेज के बारे में पढ़ लें। जो हमने इतनी आर्किटेक्चर के 4 मेन कंपोनेंट देखे थे, इनपुट हो गया, हमारा सीपीयू हो गया, आउटपुट हो गया, एक और बचा है स्टोरेज वाला। तो आइए हम देखते हैं कि स्टोरेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो स्टोरेज डिवाइसेस को, जो स्टोरेज है वो मुख्यतः उन स्टोरेज डिवाइसेस को, जो उपकरण कंप्यूटर में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं,
उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब मुख्य मेमोरी। तो मुख्य मेमोरी होती है वो सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है, उसको डायरेक्ट सीपीयू एक्सेस होता है कि वो डायरेक्ट सीपीयू उसको एक्सेस कर सकता है, वो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। रैम क्या होती है, जैसे हमारी दो प्राइमरी मुख्यतः जो है मेमोरी है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है मुख्यतः दो हैं, रैम और रोम। रैम क्या है, एक वोलेटाइल मतलब अस्थायी है और बिजली जाते ही डाटा नष्ट हो जाता है। वोलेटाइल मतलब क्या है कि बिजली जाते ही उसका डाटा नष्ट, जो भी उसमें था वो गया, सब उड़ गया। पर दूसरी जो हमारी है वो है रोम, जो कि नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि उसमें बिजली जाने से उसके डाटा जो है या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कट जाने से उस पर डाटा का लॉस नहीं होता है, उसमें बना रहता है। इसलिए BIOS और स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो जैसे कोई कंप्यूटर जब चालू किया जाता है तो उस समय शुरुआत में जब चालू किया जाता है तो उस समय जो स्टार्टअप के इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि अच्छा ठीक है आपको ऐसे पूरी चीज़ें सेटअप करनी है अपनी और फिर वर्किंग चालू करना है, तो वो सब रोम में स्टोर किए जाते हैं। क्योंकि रैम तो भूल जाती है, वो तो भूला हो रही है गोलमाल 3 की, तो वो तो सब भूल जाएगी, तो क्या ही मतलब है। तो इसलिए रैम में जो कि नॉन वोलेटाइल है उसमें जो है इसको स्टोर किया जाता है। फिर सेकेंडरी जो कि सहायक मेमोरी है, उसमें क्या होता है कि अब प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की, रैम और रोम। इसमें क्या होता है, सीपीयू की डायरेक्ट एक्सेस होती है, और सेकेंडरी मेमोरी में सीपीयू की डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है। और ये परमानेंट स्टोरेज होते हैं, मतलब कि इसमें बिजली जाने से स्टोरेज खत्म नहीं होता है, मतलब कि जो स्टोर की चीज़ें हैं वो नष्ट नहीं होती हैं, बनी रहती हैं, इसलिए परमानेंट स्टोरेज होता है। नॉन वोलेटाइल होता है और ह्यूज कैपेसिटी होती है। जो रैम और रोम है उनकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, कम होती है, पर इसमें ह्यूज कैपेसिटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा अधिक क्षमता होती है बहुत सारे डेटा को रखने की। और फिर जैसे कि हार्ड डिस्क और SSD, पेन ड्राइव, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है हमारी। फिर प्राथमिक मेमोरी को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी क्या है कि प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः दो मेमोरी, एक तो है रैम जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी है रोम जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। और रैम भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्टैटिक रैम और दूसरी होती है डायनेमिक रैम। अब एक रोम कितने प्रकार की होती है, रोम मुख्यतः तीन प्रकार की है। पी रोम जिसको कहते हैं प्रोग्रामेबल रोम, और ई रोम है इलेक्ट्रिकली, ई माने इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और ई पी रोम मतलब कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक। फिर एक होती है रजिस्टर मेमोरी जो कि कहाँ पाई जाती है, सीपीयू में, और ये सबसे तेज मेमोरी होती है। और फिर एक होती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है कि रैम और सीपीयू के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। फिर हमारी हो गई कैश मेमोरी जो कि रैम और सीपीयू के बीच क्या कर रही है, एक बफर का काम करती है। और फिर उसके बाद आती है रैम और फिर रोम और फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो ऐसे एक हायरार्की बनती है, तो उस हायरार्की को हम देखते हैं। तो सबसे जो सबसे तेज है वो हमारी है सीपीयू रजिस्टर मेमोरी। तो सीपीयू रजिस्टर्स हैं वो सबसे तेज मेमोरी हमारी, और उसकी फास्टेस्ट तो है पर कैपेसिटी बहुत कम है। जितनी तेज होगी उतने दाम बढ़ेंगे मेमोरी के, और उतनी ही उसकी जो है कैपेसिटी कम होती जाएगी। फिर हमारी है कैश मेमोरी जो कि बार बार इस्तेमाल होने वाले डाटा को स्टोर कर लेती है, जिससे कि सीपीयू को रैम तक ना जाना पड़े। सीपीयू जो है, सीपीयू की स्पीड बहुत तेज है, रैम में उसको ढूंढने में थोड़ा समय लगता है, उस समय को नष्ट ना किया जाए इसलिए कैश जो रैम से तेज मेमोरी है वो फ्रीक्वेंटली यूज डाटा जो बार बार सीपीयू यूज करता है, जो बार बार उसको करना पड़ता है, उन डाटा को वो कैश मेमोरी में रख लेती है, और फिर उन्हीं कैश मेमोरी से वो रैम एक्सेस कर लेता है उस डाटा को। तो बार बार इस्तेमाल होने वाले डाटा को रखती है कैश मेमोरी। तो सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर हो गए, फिर कैश मेमोरी हो गए, फिर हमारी प्राइमरी मेमोरीज हो गई जो कि है रैम और रोम। रैम और रोम में भी रैम तेज है और रोम क्या है उससे कम तेज है, जो कि मदरबोर्ड पर स्थित होती है। मदरबोर्ड एक ऐसे जो है पूरा एक सर्किट सा होता है, उसमें लगाई जाती है रैम और रोम। फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इनमें क्या है इसमें क्या है HDD, SSD और ऑप्टिकल डिस्क जो कि हैं परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें क्या है कि जितनी जितनी तेज होंगी उनकी कैपेसिटी उतनी कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे दिख रही है कि गति और लागत ऊपर की ओर बढ़ रही है, पर स्टोरेज कैपेसिटी इधर इंक्रीज होती जा रही है, मतलब इधर इंक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर इंक्रीज हो रही है इधर, और गति नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है, लागत नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। फिर अगर थोड़ा वो डीप में पूछ ले कि रजिस्टर दे दे, कैश मेमोरी दे दे, फिर मेन मेमोरी में रैम दे दे, और फिर उसके बाद दे दे मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप, तो आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में जो मैग्नेटिक टेप है वो मैग्नेटिक डिस्क से, जो मैग्नेटिक डिस्क है उसके कम कम मतलब स्पीड वाले हैं या फिर कम डाटा एक्सेस स्पीड रखते हैं, तो उनको नीचे रखना है, डिस्क को ऊपर रखना है, टेप को नीचे रखना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा।
अब हम कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पर उनको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, पर ये टॉपिक इसमें इंक्लूड है तो इसको देख लेना कि कंप्यूटर की 8 प्रमुख विशेषताएं वो क्या है कि पहले तो गति, तो अविश्वसनीय गति है, मतलब कि मिप्स लाखों निर्देश प्रति सेकंड प्रोसेस करता है हमारा क्या कंप्यूटर। और इसकी जो गति है उसको नापा कैसे जाता है, तो वो नापा जाता है हर्ट्ज में और गीगाहर्ट्ज में, हर्ट्ज में और गीगाहर्ट्ज में। जो मॉडर्न है उसमें गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है इस समय, पहले हर्ट्ज में नापा जाता था। फिर दूसरी विशेषता है सटीकता, एक्यूरेसी मतलब 100% सटीक परिणाम मानवीय त्रुटि के बिना, कि मानवीय त्रुटि के बिना 100% सटीक परिणाम देता है हमारा कंप्यूटर। फिर होता है परिश्रमशीलता, मतलब कि डिलीजेंस मतलब है कि बिना थके, बिना एकाग्रता खोए लगातार कार्य करता है, डिलीजेंट है हमारा कंप्यूटर। फिर है बहुमुखी प्रतिभा, मतलब वर्सटाइल है, मतलब कि तार्किक चरणों में टूटने वाले किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, मतलब कि एक से अधिक कार्यों को कर सकता है हमारा कंप्यूटर। वो MS वर्ड पे वर्ड फाइल्स बना सकता है, वो वीडियो भी चला सकता है, वो ऑडियो भी सुना सकता है, वो प्रोसेसिंग विभिन्न डाटा की कर सकता है और सारी चीज़ें हैंडल कर सकता है, मतलब कि वर्सेटाइल है, डिफरेंट कार्य कर सकता है। फिर भंडारण क्या है कि असीमित डेटा लगभग तुरंत प्राप्त करने की क्षमता होती है, असीमित डेटा को संरक्षित करने की क्षमता होती है और साथ ही साथ उसे तुरंत प्राप्त करने की भी क्षमता होती है कंप्यूटर में। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी मतलब कि बार बार उपयोग के बाद भी निरंतरता रहती है उसमें, ऐसा नहीं है कि बार बार उपयोग किया तो वो फिर काम करने बंद कर दे, तो वैसा नहीं होगा, रिलायबिलिटी रहती है और परिणामों में शुद्धता होने से रिलायबिलिटी और बढ़ जाती है। स्वचालन, ऑटोमेशन निर्देश मिलने पर स्वतः कार्य संपादन कर देता है, किसी की राह नहीं देखता, निर्देश मिला और तुरंत उसने कार्य संपादित कर दिया जैसा उसको निर्देश मिला। फिर है गोपनीयता मतलब पासवर्ड और सुरक्षा प्रणालियों से सुरक्षित होता है, हमारा जो कंप्यूटर है उसमें प्राइवेसी होती है, आप जो है कंप्यूटर में पासवर्ड्स और ये सब लगा के उसको अपनी प्राइवेसी कंप्यूटर की बढ़ा सकते हैं और चीज़ों को प्राइवेट रख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कंप्यूटर की सीमाएं की विशेषताएं, तो हमने इतनी गिना दी, अब सीमाएं क्या है। सीमाएं हैं बुद्धिहीनता, खुद से स्वयं सोच के निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, कंप्यूटर जो निर्देश दिए जाते हैं उसी पे काम करता है, स्वयं सोच के निर्णय लेने की क्षमता उसमें नहीं है, अब आ चुकी है पर अभी भी पूर्णतः कंसिडर नहीं किया जा रहा है, तो अभी हमको ध्यान रखना है कि बुद्धिहीनता उसकी एक सीमा के तौर पर है। फिर बिजली पर निर्भरता, कि बिजली पर निर्भरता बिना पावर के वो निष्क्रिय हो जाता है, काम नहीं कर पाता, दूसरी। फिर अपडेट की जरूरत, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लगातार रख रखाव चाहिए, कि हाँ अच्छा हार्डवेयर चल रहा है कुछ दिन बाद उसको मेंटेनेंस चाहिए, सॉफ्टवेयर चल रहा उसको भी अपडेट चाहिए, तो ये तीसरी है। चौथा है वायरस का खतरा मतलब मैलवेयर और वायरस से इसको बहुत ही खतरा होता है और इससे इसको बहुत हानि पहुंचती है। फिर खर्चीला, उन्नत सिस्टम बहुत ही महंगे होते हैं, तो एक खर्चीला भी इसका ड्रॉबैक है। फिर है बेरोजगारी, बढ़ते स्वचालन के कारण रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, जितना भी स्वचालन ऑटोमेशन बढ़ रहा है, जैसे AI पे आया तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत लोगों की जॉब खा जाएगा क्योंकि हर चीज़ ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेगा, तो ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत क्या है, तो उसकी क्या है कि बेरोजगारी के भी चांसेस हैं, बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी ये हो सकता है, इसलिए इसका ये भी एक ड्रॉबैक है। फिर जो कॉन्सेप्ट जो लेखपाल 2026 में पूछा गया था कि गीगो, जिसका मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो उसकी कौन सी विशेषता को परिलक्षित करता है, वो परिलक्षित करता है कि वो कितना सटीक है, कि तुम अगर गलत डेटा उसको दोगे, अगर गार्बेज दोगे उसको, तो प्रोसेसिंग के बाद तुमको गलत परिणाम ही दिखाएगा। कंप्यूटर गलत नहीं होता है, वो मानवीय त्रुटि ही है, जो उसको अगर तुम गार्बेज दे रहे हो, कूड़ा कचरा उसको दे रहे हो, तो कूड़ा कचरा वाले परिणाम भी दिखाएगा। अगर तुम अच्छा डाटा दे रहे हो, अच्छे से है, चीज़ें सब स्ट्रक्चर डाटा है और उसमें सारी इंफॉर्मेशन सही से दी है, तो बढ़िया परिणाम दिखाएगा, आप भी खुश हो गए। तो ये चीज़ें हैं गीगो कॉन्सेप्ट की। तो अब हम देखते हैं कि उपयोग और प्रभाव, कि उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। उपयोग होता है चिकित्सा में, इंजीनियरिंग में, मौसम पूर्व विज्ञान में और शिक्षा में, व्यवसाय, बैंकिंग, मनोरंजन, बहुत हर क्षेत्र में इस समय कंप्यूटर का यूज होता है। फिर अगर पूछा गया कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, और उद्देश्य क्या है कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, कि लोग डिजिटली साक्षर बने और चीज़ों को समझें, इसलिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत की थी भारतीय IT कंपनी NIIT द्वारा, जो कि 2001 में पहली बार मनाया गया था, तो इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। फिर हम कुछ जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि कंप्यूटर में गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट का जो संबंध है वो कंप्यूटर की किस विशेषता से है, गति से है, कि शुद्धता से है, या कर्मठता से है, या गोपनीयता से है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शुद्धता।
वो एक्यूरेसी को बता रहा है कि अगर तुम कूड़ा कचरा वाला डाटा दोगे तो तुमको कूड़ा कचरा वाला ही आउटपुट मिलेगा। तो उसकी कंप्यूटर की शुद्धता को दिखा रहा है। ठीक। फिर है प्रश्न, बिना थके, बिना एकाग्रता खोए और बिना बोर हुए घंटों लगातार काम करने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहते हैं? बहुमुखी प्रतिभा? ये तो नहीं है। बहुमुखी प्रतिभा मतलब बहुत सारे काम, अलग अलग काम को करने की क्षमता, तो वो इसमें तो नहीं है। स्वचालन मतलब खुद ही काम करने की क्षमता निर्देश के पाने के बाद, तो वो भी नहीं है। क्या है? कर्मठता और परिश्रम, डिलीजेंस, डिलीजेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है एक ही समय में अलग अलग प्रकार के कार्य, जैसे गाने सुनना, वर्ड फाइल पर काम करना और फाइल डाउनलोड करना, करने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हमारी बहुमुखी प्रतिभा, वर्सेटैलिटी कहते हैं, कि वो अलग अलग काम एक ही समय पे कर सकता है। फिर कौन सी कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता नहीं है? अगर इस क्वेश्चन पे देखें तो गति, हाँ, स्पीड बहुत तेज गति से करता है, शुद्धता, एक्यूरेसी होती है, भंडारण बहुत असीमित भंडारण की क्षमता एक हिसाब से पाई जाती है, उसको तुरंत कभी भी उसको पाने की भी क्षमता पाई जाती है। तो जो सोचने की क्षमता अभी तक कंसीडर नहीं की जा रही है, तो एक हिसाब से सोचने की क्षमता जो है वो कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता में नहीं आती है। और इसके बाद आपका जो अगली क्लास आने वाली है, इस मास्टर क्लास के बाद आप जान गए होंगे कि इस प्लेलिस्ट में कितना वैल्यूएबल और कितना बढ़िया कंटेंट आपको मिलने वाला है। और इसमें जो दूसरी क्लास है वो आएगी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे, बहुत ही डिटेल क्लास आने वाली है। तो अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब नहीं करोगे तो वो फिर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आपके फीड में वीडियो जाएगा ना जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, और आपसे इस वैल्यूएबल कंटेंट छूट सकता है। तो इसलिए आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट बताइएगा, और अपने वैल्यूएबल सजेशंस भी दीजिएगा कि आप अगर ऐसा चीज़ें इंक्लूड करिए तो हमको बड़ी हेल्प होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा आपके साथ इंटरेक्शन करते हुए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पे। कौन सी आएगी? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे। ठीक है, बाय बाय।